नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है इंतज़ार। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लड़के वाले मेरी ननद को देखकर जा चुके थे। उनके चेहरों से हमेशा की तरह नकारात्मक प्रतिक्रिया ही देखने को मिली थी। कोई कमी नहीं थी मेरी ननद में। पढ़ी लिखी, कमाऊं, अच्छी कद काठी की, नए नक्श भी अच्छे ही कहे जाएंगे। रंग ही तो सांवला है। नकारात्मक उत्तर मिलने पर सब यही सोचकर संतोष कर लेते कि जब कुदरत चाहेगी तभी रिश्ता तय होगा। लेकिन दीदी बेचारी बुझ सी जाती थी। उम्र भी तो आखिर कोई चीज़ होती है। इस मई को दीदी पूरी 30 की हो चुकी है। जो जो उम्र बढ़ेगी त्यों तो रिश्ता मिलना और कठिन भी तो होता जाएगा ना। सोच सोच कर मेरे सास ससुर को रात रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन जिस तिस से भी तो संबंध नहीं जोड़ा जा सकता ना। कम से कम मानसिक स्तर तो मिलना ही चाहिए। एक सांवले रंग के कारण उसे विवाह करके किसी कुएं में तो नहीं धकेल सकते, सोचकर सास ससुर अपने मन को समझाते रहते। मेरे पति रवि दीदी से साल भर छोटे थे। लेकिन जब दीदी का रिश्ता किसी भी तरह नहीं हो पा रहा था तो मेरे सास ससुर को अपने बेटे के विवाह के बारे में सोचना पड़ा था, क्योंकि हमारा विवाह भी तो प्रेम विवाह था ना। मेरे परिवार वाले मेरे विवाह को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि रवि की दीदी की शादी जब तक ना हो, अगर रवि की शादी ना हो तो मुझे वो कितने दिनों तक घर में बैठाए रखते, इस बात की उन्हें चिंता थी। इसलिए उन्होंने जोर दिया तो मेरे सास ससुर को मानना ही पड़ा। आखिर कब तक इंतजार करते। मेरे पति रवि अपनी दीदी को बहुत प्यार करते थे। आखिर क्यों नहीं करते, थी भी तो वह बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी और इतनी ऊंची पोस्ट पर कि घर में सभी उनको बहुत सम्मान करते थे। रवि ने मुझे विवाह के तुरंत बाद ही समझा दिया था कि उन्हें कभी किसी तरह से इस बात को महसूस न होने दूं मैं कि उनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके सम्मान को कभी ठेस न पहुंचे। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय सबसे पहले उनसे सलाह ली जाती थी। वे भी हमारा बहुत ख्याल रखती थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरे कोई भाई बहन नहीं था। इसलिए दीदी को पाकर मुझे लगा जैसे मुझे बड़ी बहन ही मिल गई है। वे भी मुझे बहुत प्यार करती थी। एक बार रवि ऑफिस टूर पर गए हुए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सास ससुर गहरी नींद में सो गए थे। लेकिन दीदी अभी तक ऑफिस से लौटी नहीं थी। चिंता के कारण ही शायद मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। दीदी ही कार से उतर रही थी। उनके बगल में कोई पुरुष बैठा हुआ था। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि हमेशा तो ऑफिस की कैब उन्हें छोड़ने आती थी। आज कैब के स्थान पर कार में उन्हें कौन छोड़ने आया है। मुझे जागता देखकर उन्होंने पूछा, सोई नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। आपके घर लौटने से पहले मुझे नींद कैसे आ सकती है दीदी, मेरी अच्छी दीदी। मैंने उनके गले में बाहें डाल दी। उनके चेहरे पर खोजी नजर डालते हुए कहा, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, आज ऑफिस में ही खा लिया था। अब तुम जाकर सो जाओ। सो ठीक है, गुड नाइट दीदी, मैंने कहा और सोने चली गई। लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ। दिमाग में विचार आने लगे कि कोई तो बात है। पिछले कुछ दिनों से दीदी कुछ परेशान और खोई खोई सी रहती हैं। ऑफिस की समस्या होती तो वे घर में अवश्य बताती। कुछ तो ऐसा है जो अपने भाई, जो भाई कम और मित्र अधिक है, उससे साझा नहीं कर पा रही है। और आज इतनी रात को देर से आना, वो भी किसी पुरुष के साथ। जरूर कुछ दाल में काला है। इसी पुरुष से विवाह करना चाहती तो पूरा परिवार जानकर बहुत खुश होता। सब उनके सुख के लिए उनकी पसंद के किसी भी पुरुष को स्वीकार करने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। इतना तो मैं अपने विवाह के बाद जान गई हूँ। लेकिन बात कुछ और ही है जिसे वे बताना नहीं चाह रही है या बता नहीं पा रही है। लेकिन मैं इसकी तह में जाकर रहूंगी। मैंने मन ही मन तय किया। और फिर इस निर्णय के बाद में मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह 6 बजे आंख खुली तो देखा दीदी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा, क्या बात है दीदी, आज जल्दी जा रहे हैं? मेरी बात पूरी होने से पहले वे बोली, हाँ, आज ज़रूरी मीटिंग है इसलिए जल्दी जाना है। नाश्ता भी ऑफिस में कर लूँगी, देर हो रही है मुझे, बाय। इतना कह के वे मेरे कुछ बोलने से पहले ही तीर की तरह घर से बाहर निकल गई। बाहर जाकर देखा वही गाड़ी खड़ी थी।
इससे पहले कि ड्राइवर को पहचानूं, गाड़ी फुर्र से निकल गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि अवश्य दीदी किसी गलत पुरुष के चंगुल में फंस गई हैं। हो न हो वो विवाहित है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, लेकिन घर में किसी को बिना बताए करना होगा, वरना वे अपने को बहुत अपमानित महसूस करेंगी। रात को वही व्यक्ति दीदी को छोड़ने आया। आज उसकी शक्ल की थोड़ी सी झलक देखने को मिली थी, क्योंकि मैं पहले से घात लगाए बैठी थी। सास ससुर ने जब देर से आने का कारण पूछा, तो बिना रुके वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई और जाते जाते थके हुए स्वर में बोली, ऑफिस में मीटिंग थी, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। आजकल क्या हो गया है इस लड़की को, बिना खाए ही सो जाती है रोज। छोड़ देना ऐसे नौकरी, हमें नहीं चाहिए। न खाने का ठिकाना, न सोने का। माँ बड़बड़ाने लगी थी। तब मैंने उन्हें शांत कराया कि आप चिंता न करें, मैं उनका खाना उनके कमरे में ही पहुंचा देती हूँ। तब माँ निश्चिंत होकर सो गई। मैं खाना लेकर दीदी के कमरे में गई तो देखा वे फोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। मेरे अनुरोध करने पर उन्होंने थोड़ा सा खाना खा ही लिया। खाना खाते हुए मैंने पाया कि पहले के विपरीत वे अपने खाने को जैसे निगल रही है और बिना मुझसे आंखें मिलाए जैसे कि मुझसे आंखें चुरा रही हो। कुछ भी पूछना मुझे उचित नहीं लगा था। उनके बर्तन उनके लाख मना करने पर भी मैं उठा कर ले आई। 2 दिन के बाद रवि लौटने वाले थे। मैं अपनी सास से शॉपिंग का बहाना करके सीधी दीदी के ऑफिस पहुंच गई। मुझे अचानक वहां आया हुआ देखकर एक बार तो वे घबरा गई कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि मुझे ऑफिस आना पड़ा, घर में सब कुछ ठीक तो है ना। मैंने उनके चेहरे के भाव भांपते हुए कहा, अरे दीदी, कोई खास बात नहीं है। इधर मैं कुछ काम से आई थी तो सोचा आपसे मिलती चलो। आजकल आप घर देर से आती है, इसलिए आपसे मिलना ही कहाँ हो पाता है। चलो ना दीदी, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, घर चलते हैं। नहीं रे, बहुत काम है, बॉस छुट्टी नहीं देगा। तो पूछ कर तो देखो, शायद मिल जाए। अच्छा, कोशिश करती हूँ, कहकर उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। फिर बॉस के कमरे में चली गई। बॉस के ऑफिस से निकली तो वह भी उनके साथ था। अरे, ये तो वही आदमी है जो दीदी को छोड़ने आता है। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल ही गया। मैंने चारों ओर नजर डाली। अच्छा हुआ आसपास कोई नहीं था। दीदी को इजाजत मिल गई थी। उनका बॉस उन्हें बाहर तक छोड़ने आया, इसका मुझे कोई औचित्य नहीं लगा। मैंने उनको कुरेदने के लिए कहा, वाह दीदी, बड़ी शान है आपकी। आपके बॉस आपको बाहर तक छोड़ने आए। ऑफिस के सभी लोगों को आपसे ईर्ष्या होती होगी। दीदी फीकी सी हंसी हंस दी, कुछ बोली नहीं। सास भी दीदी को जल्दी आया देखकर खुश हो गई। रात को सभी गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक दीदी के कमरे से उल्टियां करने की आवाजें आने लगी। मैं उनके कमरे की तरफ लपकी। वे कुर्सी पर निढाल से पड़ी थी। मैंने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है दीदी, ऐसा तो हमने कुछ खाया ही नहीं कि आपको नुकसान करे। फिर बदहजमी कैसे हो गई आपको। फिर अचानक ही मेरा माथा ठनका कि कहीं दीदी। मैंने उनके दोनों कंधे हिलाते हुए कहा, दीदी, कहीं आपका बॉस। सच बताओ दीदी, इसीलिए आप इतने सुस्त। बताओ ना दीदी, मुझे मुझसे कुछ मत छिपाइए। मैं किसी को कुछ भी बताऊंगी नहीं, मेरा विश्वास करो। मेरा प्यार भरा स्पर्श पाकर और सांत्वना भरे शब्द सुनकर वे मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और सकारात्मकता में सिर हिलाने लगी। मैं सकते में आ गई कि कहीं ऐसी स्थिति न हो कि अबॉर्शन भी न करवाया जा सके। मैंने कहा, दीदी, आप बिल्कुल भी न घबराएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। बस आप सारी बात मुझे सुना तो दीजिए। जरूर उसने आपको धोखा दिया है। दीदी दीदी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये बॉस नए नए ट्रांसफर होकर मेरे ऑफिस में आए थे। आते ही उन्होंने मुझ में रुचि लेना शुरू कर दी और एक दिन बोले कि उनकी पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले ही हुई है। घर उनको खाने को दौड़ता है। अकेलेपन से घबरा गए हैं। क्या मैं उनके जीवन के खालीपन को भरना चाहूंगी। मैंने सोचा शादी तो मुझे करनी ही है, इसलिए, और मेरी उम्र भी बड़ी होती जा रही है, अच्छे रिश्ते भी नहीं मिल रहे, इसलिए मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। मैंने उनसे कहा कि वे मेरी मम्मी पापा से मिल ले।
वे बोले कि ठीक है, वे जल्दी ही घर आएंगे। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी शादी को लेकर घर में सब बहुत परेशान हैं। माँ पिताजी चिंतित है, सब उनसे मिलकर बहुत खुशी होंगे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया कि शादी से पहले मैं उनका घर तो देख लूं, जिसमें भविष्य में मुझे रहना है। मैं उनकी बातों में आ गई और उनके साथ उनके घर चली गई। वहां उनके चेहरे से उनका बनावटी मुखौटा उतर गया। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया और धमकी दी कि यदि मैंने किसी को बताया तो उनके कैमरे में मेरे ऐसे फोटो हैं जिन्हें देखकर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। होश में आने के बाद जब मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई तो मुझे पल भर की भी देर यह समझने में न लगी कि वो शादीशुदा है। उस समय उनकी पत्नी कहीं गई हुई होगी। मैं क्या करती? बदनामी के डर से मुंह बंद कर रखा था। मैं लुट गई। अब मैं क्या करूं? कहकर दीदी फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। तब मैंने उनको अपने से लिपटाते हुए कहा, आप चिंता न करें दीदी, अब देखती हूँ कि वह कैसे आपको ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले मेरी फ्रेंड डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन की बात करते हैं, उसके बाद आपके बॉस से निपटेंगे। आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। आप डर रही थी, इसी का फायदा तो वो उठा रहा था। अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं हूं ना। आज मैं आपके कमरे में ही आपके साथ सो जाती हूँ। और फिर मैंने मन ही मन सोचा कि अच्छा है, पति बाहर गए हुए और सास ससुर का कमरा दूर होने के कारण दीदी के रोने की आवाज से उनकी नींद नहीं खुली। थोड़ी देर में हम दोनों को गहरी नींद ने आ घेरा। अगले दिन हम दोनों ननंद भाभी किसी फ्रेंड के घर जाने का बहाना करके डॉक्टर के पास जाने के लिए निकली। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, यदि यदि एक हफ्ता और निकल जाता तो अबॉर्शन करवाना खतरनाक हो जाता। आप सही समय पर आ गई हैं। मैंने भावातिरेक में अपनी डॉक्टर फ्रेंड को गले से लगा लिया और उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। वह बोली, सरिता, तुम्हें पता है ऐसे कई केस रोज मेरे पास आते हैं। भोली भाली लड़कियों को ये दरिंदे अपने जाल में फंसा लेते हैं और वे लड़कियां बदनामी के डर से सब सहती जाती हैं। लेकिन तुम तो स्कूल के जमाने से ही बड़ी हिम्मत वाली रही हो। याद है वह अमित जिसने तुम्हें तंग करने की कोशिश की थी? तब तुमने प्रिंसिपल से शिकायत करके उसे स्कूल से निकलवा कर ही दम लिया था। अरे विनीता, तुम्हें अभी तक याद है? सच, वे भी क्या दिन थे। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। डॉक्टर पारुल के चेहरे पर भी आज बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट दिखाई दी थी। अबॉर्शन ठीक से हो गया। हम घर आ गए। मैंने अपनी सास से कहा, दीदी को फ्रेंड के घर में चक्कर आ गया था, इसलिए डॉक्टर के पास होकर आई हैं। उन्होंने बताया कि खून की कमी है, खाने का ध्यान रखना है और एक हफ्ते की बेड रेस्ट भी लेने को बोला है। चिंता की कोई बात नहीं है। सास ने दुखी मन से कहा, मैं तो कब से कह रही हूँ खाने का ध्यान रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। एक हफ्ते में दीदी भली चंगी हो गई। उन्होंने मुझे गले से लगाते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो भाभी, मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। तुमने माँ से भी बढ़कर मेरा ध्यान रखा है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम जैसी भाभी मुझे मिली है। अरे दीदी, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो हमें उस दरिंदे से निपटना है। एक हफ्ता और बीतने के बाद हम योजना अनुसार बॉस की पत्नी से मिलने के लिए गए। उनको उनके पति का सारा कच्चा चिट्ठा बयान किया तो वे हैरान होते हुए बोली, इन्होंने यहाँ भी नाटक शुरू कर दिया। लखनऊ से तो किसी तरह ट्रांसफर करवा कर यहाँ आए हैं कि शायद शहर बदलने से ये कुछ सुधर जाए। लेकिन कोई कहते हुए वो रुआसी हो गई। हम उनकी बात सुनकर अवाक रह गए। सोचने लगे कि इससे पहले न जाने कितनी लड़कियों को उसने बर्बाद किया होगा। उसकी पत्नी ने ही कहना शुरू किया, अब मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी, सजा दिलवा कर ही रहूंगी। चलो, हम तीनों पुलिस स्टेशन चलते हैं। इनको इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। मैंने कहा, आप जैसी पत्नियां हो तो अपराध को बढ़ावा मिले ही नहीं। हमें आप पर गर्व है। और फिर हम दोनों ननंद भाभी बॉस की पत्नी के साथ पुलिस को लेकर बॉस के पास उनके ऑफिस पहुंच गए। हम सबको और पुलिस को देखकर उनका बॉस हक्का बक्का रह गया। ऑफिस के सहकर्मी भी सख्ते में आ गए। उनमें से एक लड़की भी आकर हमारे साथ खड़ी हो गई। उसने भी कहा कि उन्होंने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। दीदी भावातिरेक में मेरे गले से लगकर रो ही पड़ी। उनके आंसुओं ने सब कुछ कह डाला। घर आकर मैंने सास ससुर को कुछ भी नहीं बताया। पति से भी अबॉर्शन वाली बात तो छिपा ली, मगर ये बता दिया कि वह दीदी को
बहुत परेशान किया करता था। सुनते ही उन्होंने मेरा माथा चूम लिया और बोले, वाह मेरी झांसी की रानी, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरी बहन को किसी के चंगुल में फंसने से बचा लिया है। बीवी हो तो ऐसी। उनकी बात सुनकर हम ननद भाभी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी इंतजार। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या दीदी का विवाह से पहले बॉस के घर में पहुंच अपने घर में किसी को बताए बिना सही था, और फिर घर में किसी को बताए बिना एबॉर्शन भी करवा लिया उन्होंने? इस बारे में आपका क्या कहना है, या कि उन्होंने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।